नमस्कार, मैं रेणुका सिंह गाज़ियाबाद से। इरशाद राही जी, अजहर हुसैन जी और रूबरू की पूरी टीम के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ एक शाम कहानी के नाम में। तो आज के हमारे कहानीकार हैं दिल्ली से सतीश खनगवाल जी, जो अपनी एक उम्दा कहानी लेकर हमारे बीच आएंगे। सतीश जी ने कहा था कि मेरी कहानी थोड़ी लंबी है तो आप थोड़ा सा कम टाइम लेंगी, तो आज उनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं। और सतीश जी दिल्ली से हैं तो उनकी सुंदर सी कहानी से हम मिलते हैं, आज सुनते हैं, कहानियों का आनंद लेते हैं। तो आइए हम सभी स्वागत करते हैं सतीश खनगवाल जी दिल्ली से। और हो सकता है कि रूबरू का ये प्लेटफॉर्म अभी कुछ दिनों के लिए हमें रोकना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे काम आ गए हैं जो टाले नहीं जा सकते। तो एक दो बुधवार हो सकता है ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम फिर दोबारा से आपसे जुड़ेंगे इसी मंच पे इसी समय एक शाम कहानी के नाम में। तो आइए मिलते हैं सतीश खनगवाल जी से। स्वागत है सतीश जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। आप आइए और अपनी कहानी हमें सुनाइए। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मैं सतीश खनगवाल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं जो रूबरू टीम है उसका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां पर कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया है। मैं इरशाद राही जी, अजहर हुसैन जी और उनकी पूरी जो टीम है उनका हार्दिक उनको धन्यवाद देता हूं। मैं रेणुका सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे रूबरू से जोड़ा। दोस्तों, आज का जो समय जो चल रहा है, इस समय में हम लोग आपस में मिल बैठकर ना कोई साहित्यिक चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, ना कोई गोष्ठी कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का कोई सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसे समय में रूबरू जो है, हम साहित्यकारों को जो मंच प्रदान कर रहा है, ये एक सराहनीय प्रयास है। मैं इस प्रयास की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और एक बार फिर रूबरू की पूरी टीम को और ख़ास तौर से रेणुका सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी और रूबरू टीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी एक कहानी, नए दोस्त। मुझे आशा है कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कहानी को सुनकर जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, कृपया वो मुझे टिप्पणी आप ज़रूर दें, जिससे कि मेरा जो आगे की जो दृष्टि है कहानी को लेकर मेरी समझ विकसित हो और आगे की जो मेरी दृष्टि है वो और अधिक विकसित हो। तो मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी कहानी, नए दोस्त। 6 महीने से मोहन का कहीं अता पता नहीं था। उसकी पत्नी सीमा अपनी तरफ से पूरी भागदौड़ कर थक चुकी थी। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। कभी समझा बुझाकर तो कभी डरा धमकाकर उसे भगा दिया जाता। जब उसे विश्वास हो गया कि पुलिस और कानून गरीबों के लिए नहीं होते, तो अपनी नियति मानकर चुप हो गई। 6 महीने तो जैसे तैसे निकल गए, मगर अब क्या होगा? इतने बड़े शहर में वह 4 बच्चों के साथ कैसे दिन काटेगी? वह उस दिन को कोसने लगी जब मोहन गांव छोड़कर शहर आया था और उसने भी इस फैसले में मोहन का साथ दिया था। अब रोने धोने से क्या फ़ायदा? उसने फैसला कर लिया था कि वह 2-3 दिन में शहर छोड़कर अपने गांव चली जाएगी। सबसे बड़ी बेटी, जो 15 वसंत देख चुकी थी, उसकी बगल में बैठी उसे ढांढस बंधा रही थी। बाकी दोनों छोटी बहनें और भाई बेसुध सोए पड़े थे। 0 वाट का एक पुराना बल्ब कमरे में फैले अंधेरे से लड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। रात बहुत हो गई है, जा तू भी सो जा, सीमा ने बड़ी बेटी से कहा। और तू? मेरी नींद तो तेरे बाप के साथ ही चली गई है। पता नहीं आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई उसे। फिर वही बातें उसके मुंह से निकलने लगी जिन्हें बड़ी बेटी पिछले 6 महीने से दिन रात सुनती आ रही थी। उसने अपनी आंखों से बहते पानी को रोका। वह जानती थी कि उसके आंसू माँ को और दुखी कर देंगे। वह उठी और जाकर अपने भाई बहनों के पास लेट गई। पता नहीं किस क्षण उसकी आंख लग गई। सीमा
अभी भी दीवार से लगकर बैठी थी, उसकी भी आंखें भारी होने लगी थी। ठक ठक दरवाज़ा बजा। सीमा सतर्क हो उठी। उसने हिम्मत कर पुकारा, कौन? मैं हूँ। स्वर को पहचान कर वह किसी उन्मादिनी की भांति उठी और झट से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन ये क्या? बाहर तो कंधे पर थैला लटकाए कोई स्त्री खड़ी थी। उसने दाएं बाएं सामने सब तरफ देखा, मगर उस स्त्री के अतिरिक्त उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। इधर उधर क्या देख रही है? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। स्त्री वेश में कोई और नहीं, मोहन ही था। ये तूने कैसा रूप धर रखा है? इतने दिन कहाँ था तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जिस मोहन की आस लगभग वह छोड़ चुकी थी, उसी मोहन से वह लिपटी हुई थी। सब कुछ यहीं पूछेगी या अंदर भी आने देगी? मोहन को इस रूप में देखकर सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से वह सिर उठी। तुरंत ही उसने मोहन को अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते ही सीमा फिर उससे लिपट गई। बहुत देर तक दोनों पति पत्नी ऐसे ही लिपटे रहे और आंखों से आंसू बहते रहे। मैं अभी बच्चों को, सीमा चहकते हुए बच्चों की ओर बढ़ी। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं, बच्चों को मत जगाओ, उन्हें सोने दो। वैसे भी मुझे इस रूप में देखकर या तो वे डर जाएंगे या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वे तरह तरह के सवाल पूछेंगे और मैं अभी उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बताना, कहाँ था तू 6 महीने? क्या कर रहा था? कुछ तो बता। सीमा सब कुछ जानने के लिए अधीर थी। सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे कपड़े तो दे। सीमा ने पास ही रखे एक थैले से लुंगी और बनियान निकालकर उसे पकड़ा दी। मोहन ने उन जनाना कपड़ों से राहत पाई। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह किसी कारागार से मुक्त हुआ हो। उसने पहली बार अपने सोए हुए बच्चों को निहारा। पता नहीं क्यों उसकी पलकें भीग उठी। कमरे में एक तरफ बच्चे सो रहे थे, सीमा ने दूसरी ओर दरी बिछा ली थी। 6 महीने बाद आज कमरे में इस ओर दरी बिछी थी। दोनों पति पत्नी दरी पर आ बैठे। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही मोहन ने अपने थैला उसके हाथों में दे दिया। सीमा को थैले में विशेष रुचि नहीं थी। उसने थैला एक तरफ रख दिया। अरे देख तो, क्या है इसमें? सीमा ने थैला उठाया। ऊपर कुछ फल और मिठाई थे। उनके नीचे कुछ कपड़े और एक छोटा सा बैग था। बैग में कुछ रुपये और गहने थे। सीमा ने इतने रुपए और गहने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। उसका चेहरा चमक रहा था, किंतु उसका चेहरा चमक उठा, किंतु यह चमक तुरंत ही गायब हो गई। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से मोहन की ओर देखा। तू कुछ गलत समझे, इससे पहले ही मैं तुझे बता देता हूँ, ये मेरे दोस्तों की ओर से तुम सबके लिए भेंट है। ये तेरे कौन से दोस्त हैं? सच सच बता, तू किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया है? सीमा आशंकित थी। नहीं नहीं सीमा, मैं तेरे सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मोहन ने सीमा के सिर पर हाथ रख दिया। अब नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? क्या पहले तू कोई गलत काम कर रहा था? मुझे तो डर लग रहा है। सब सच सच बता, क्या करता है तू आजकल? हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं इतना नहीं कमा पाता था कि हम अपने बच्चों को भरपेट खिला। कॉपी किताब की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तू तो जानती ही है, यही सब सोच सोच कर उन दिनों मैं कितना परेशान रहता था। हाँ, मुझे पता है, तू रात रात भर नहीं सोता था। जैसे भी हो पैसे कमाने की सोचा करता था। मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना था, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, गांव वालों को दिखाना था कि मैंने शहर आकर कोई गलती नहीं की थी। बस पैसे कमाने के चक्कर में मैं गलत राह पर निकल गया। मोहन कहे जा रहा था और सीमा चुपचाप सुने जा रही थी। मैं जिस फैक्ट्री में काम करने जाता था, उसके पास चौराहे पर एक हिजड़ा आने जाने वाली गाड़ी मोटरों से पैसे मांगा करता था। उसके पास चौराहे पर मांगा करता था। चाय की थड़ी पर कभी कभी उससे मिलना होता था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम चंदा था। मोहन जैसे अतीत से कुछ ढूंढने लगा। हिजड़े का जिक्र आते ही सीमा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में कुछ देर पहले साड़ी पहने मोहन की तस्वीर घूम गई। अनायास ही उसकी नज़रें
मोहन की लुंगी पर चली गई। लुंगी इस तरह फैली थी कि कुछ भी निश्चित नहीं हो सका। वह भूल गई कि इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा था और कमरे में दूसरी ओर बच्चे सो रहे हैं। वह अपने माथे पर हाथ मारकर चीखी, हिजड़े से दोस्ती? हे भगवान, तुझे कोई और नहीं मिला दोस्ती के लिए? अब आगे तो बता, चुप क्यों हो गया? उसकी चीख से मोहन का ध्यान भंग हुआ। उसने सीमा को धीरे बोलने का इशारा किया और बच्चों पर निगाह डाली। बच्चे बहुत गहरी नींद सो रहे थे। उसने आगे बताना शुरू किया। अपनी बातों में वह करीब 8-9 महीने पीछे चला गया। हाय हाय, क्या बात है मोहन, आज बहुत परेशान लग रहा है तू। विशेष तरीके से ताली पीटते चंदा ने अपने शरीर को लचकाते हुए कहा और मोहन के सामने खाली पड़ी स्टूल पर बैठ गई। हाँ चंदा, तू ही बता, क्या करूं? पूरे दिन मेहनत करता हूं, ओवर टाइम भी करता हूं, फिर भी अपने बच्चों को भरपेट नहीं खिला पाता। जब से उन्हें गांव से लाया हूं, किसी को एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दे पाया। मोहन की आंखें हल्की लाल हो रही थी। उसने चाय के गिलास को अपने हाथों में भींच रखा था। हाय हाय करम जले, ये तो तेरी रोज की कहानी है, पर इतना परेशान तुझे कभी नहीं देखा। कुछ तो बात है। चंदा ने मोहन के हाथ पर हाथ रख दिया। मोहन अपनी फैक्ट्री के बाहर चौराहे पर इस थड़ी पर चाय पीने आता था। इसी चौराहे पर चंदा आने जाने वालों से पैसे मांगती थी या वसूलती थी, कहना थोड़ा मुश्किल है। चंदा किन्नर थी, किसी रोज़ साड़ी में तो किसी रोज़ सलवार सूट में। वह अपने लटके झटके दिखाती, वाहन मालिकों को रिझाती, विशेष ढंग से ताली पीटती और अपना हाथ आगे कर देती। कोई उसे झिड़क देता, कोई 5-10 रुपये उसके हाथ में रख देता। चंदा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। रंग सांवला, चेहरे पर 2-4 चेचक के दाग, दुनिया भर का फेस पाउडर, आंखों में काजल और होठों पर गहरी लाली। उसके बाल बहुत अधिक लंबे नहीं थे और छातियों को छोड़कर जिस्म पूरी तरह मर्दाना था। वह सुबह 10 बजते ही चौराहे पर प्रकट हो जाती और अंधेरा होते होते गायब हो जाती। बीच बीच में अपनी थकान मिटाने वह भी इस थड़ी पर चाय पीती थी। हिजड़ों की दुआओं में बहुत असर होता है, ये मोहन ने सुन रखा था। इसलिए 1-2 बार उसने दुआओं के चक्कर में चंदा की चाय के पैसे दे दिए थे। धीरे धीरे चंदा और मोहन में दोस्ती हो गई। इससे पूर्व कभी भी चंदा ने मोहन को इस प्रकार नहीं छुआ था। इसलिए जब चंदा ने मोहन के हाथ पर हाथ रखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। हाय हाय हरामजादे, मेरे हाथ में क्या कांटे उग रहे हैं? चंदा ने अपने हाथों को नचाते हुए कहा। इस प्रकार मोहन का हाथ खींचना चंदा को बुरा लगा था। मोहन चंदा के मनोभावों को समझ चुका था। वह उसके गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने चंदा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। चंदा फिर बैठ गई। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार मोहन को अजीब नहीं लगा। इस बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ और अपनापन पाते ही मोहन बह निकला। क्या बताऊं चंदा, मेरी बड़ी बेटी 15 से ऊपर है। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। कल जब वो गली में अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तो फटे कपड़ों से उसका शरीर झांक रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़े 3 लड़कों की निगाह वहीं लगी थी। अपने आप को इतना बेबस मैंने कभी नहीं पाया। कांच के गिलास पर मोहन के हाथ और सख्त हो गए थे। उसकी आंखें और अधिक लाल हो गई थी। थोड़ी देर तक ना मोहन कुछ बोला और ना चंदा। थोड़ी देर बाद चंदा बोली, तू पैसे कमाना चाहता है? उसके इस प्रश्न पर मोहन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। चंदा ने आगे कहा, हाय हाय अपनी रांड के कसम, देख रोज़ के 500-700 बड़ी आसानी से कमा लेगा, कभी कभी तो 1000 भी, और मेहनत भी कुछ खास नहीं। बोल करम जले, करेगा मेरा बताया काम? मोहन की आंखों में आशाओं के डोरे तैरने लगे। वो बोला, तू जो भी कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ, बता क्या करना है? अच्छी तरह सोच ले, मेहनत जरूर कम है लेकिन काम आसान नहीं है। चंदा ने हाथ नचाते हुए कहा। अरे भाई बता तो काम क्या है? मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे मुझे 4 पैसे मिले, मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन मिले। मोहन चंदा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला। उसे लग रहा था कि चंदा ही उसे सब परेशानियों से उबार सकती है। थोड़ी देर शांति छाई रही जिसे चंदा की आवाज़ ने भंग किया।
हाय हाय, मर जाऊं तेरी मर्दानगी पर, चल मेरे साथ, यहाँ बात नहीं हो सकती। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और फैक्ट्री के पीछे की ओर सुनसान गली में ले गई। मोहन उसके पीछे खिंचा चला जा रहा था। गली आगे जाकर बंद हो गई। तभी बेटा नींद में बड़बड़ाया, पानी। उसकी बड़बड़ाहट से मोहन अतीत से वर्तमान में आया। सीमा उठी और बेटे को पानी पिलाया। सीमा ने इस तरह बैठकर बेटे को पानी पिलाया कि वह मोहन को ना देख पाए। मोहन भी दीवार के सहारे सटकर लेट गया था। सीमा बेटे को सुलाकर उसके पास आकर बैठ गई। मोहन एक बार फिर अतीत में झांकने लगा। हाय हाय, अपनी माँ के कसम, एक बार और सोच ले, काम आसान नहीं है। इस बार चंदा का स्वर थोड़ा गंभीर था। मैंने सोच लिया है चंदा, तुम बस काम बताओ। मोहन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह हर प्रकार का काम करने के लिए तैयार था। चंदा कुछ सोच रही थी और साथ ही साथ मोहन को घूर भी रही थी। मोहन के लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने और धनवान होने का उपाय जानना था। जल्दी बताना चंदा, तुम्हें हिजड़ा बनना पड़ेगा, चमेली ने उसे घूरते हुए कहा। मोहन को लगा जैसे चंदा ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। उसका दिमाग बुरी तरह चकरा गया। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रही है तू? अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें हिजड़ा बनना पड़ेगा। मेरे पास तो एक यही तरीका है, चंदा बोली। अब वो पूरी तरह गंभीर थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है चंदा, तू जानती भी है तू क्या कह रही है? मैं और हिजड़ा? अनायास ही मोहन के हाथ अपनी टांगों के बीच पहुंच गए। मैं जा रहा हूं यहाँ से। मैं तो सोच रहा था तू मुझे पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा बताएगी, पर तू तो मुझे हिजड़ा बनाना चाहती है। तू अच्छी तरह जानती है मेरी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, फिर तू इतनी घटिया बात कैसे कर सकती है? और मोहन वहाँ से जाने लगा। चंदा आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। मोहन उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखता है। चंदा अपने हाथ अपने बालों की ओर ले जाती है, एक झटके से विग उतारती है और मोहन के हाथों में थमा देती है। मोहन भौचक्का होकर कभी चंदा को देखता है और कभी अपने हाथों में आई विग को। यही मेरी असलियत है मोहन भाई, मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मेरा नाम चांद मोहम्मद है। मेरी कहानी भी तुमसे अधिक जुदा नहीं है। मैं भी गरीबी के थपेड़े खाकर मजबूरी में ये काम करता हूँ। चंदा यानी चांद मोहम्मद अपनी कहानी सुना रहा था और मोहन मुंह फाड़े उसे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर चांद मोहम्मद कहे जा रहा था, मैं पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। अब मेरा परिवार सुख से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है। मैंने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। 1-2 महीने में छोटी सी एक दुकान खोल लूँगा और इस काम से हमेशा के लिए छुटकारा। चांद मोहम्मद ने मोहन के हाथों में से विग ली और फिर से पहन ली। अब मोहन को उसकी बातों में कुछ रुचि उत्पन्न हो गई थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। 2-4 सालों में तुम्हारा परिवार ना केवल ढंग से सेटल हो जाएगा, बल्कि मेरी तरह कुछ रुपये जोड़कर तुम भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेना और यह काम छोड़ देना। चांद मोहम्मद ने मोहन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मोहन बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। तभी दरवाजे के बाहर कुत्ते के लड़ने का शोर उभरा। मोहन एक बार फिर अतीत से वर्तमान में आ गया। उसकी बगल में बैठी सीमा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तू चुप क्यों हो गया? आगे बताना। रात खत्म होने से पहले ही सीमा मोहन के गायब होने का रहस्य जान लेना चाहती थी। बता तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रख। मोहन फिर अपनी कहानी की कड़ियाँ जोड़ने लगा। चांद भाई, बड़ा ही अजीब काम बता रहे हो आप। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो सोचने के लिए। मोहन बड़ा असमंजस की स्थिति में था। वह यह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन चांद मोहम्मद ने जो ख्वाब उसे दिखाया वह उसे अच्छा लगा था। 2 दिन वह बहुत परेशान रहा, एक एक चीज़ को बारीकी से सोचता रहा। मोहन अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। उसे तो चांद मोहम्मद द्वारा कहे अंतिम शब्द समझ में आ रहे थे। 2-4 सालों में रुपए पैसे जोड़कर अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेना। 2 दिन बाद वह चांद मोहम्मद से मिला। और तो सब ठीक है चांद भाई, बस ये बताओ कि इस काम में किसी तरह का खतरा तो नहीं? मोहन हर तरफ से निश्चित हो जाना चाहता था। बस एक बात का ध्यान रखना कि असली हिजड़ों से बचना है। उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े। अगर तुम्हें कोई हिजड़ा दिखाई दे तो वहाँ से निकल लेना, बाकी इसमें कोई खतरा नहीं। और कुछ दिनों बाद उस चौराहे पर चंदा के साथ मोहिनी भी आ गई।
अब मोहन रोज घर 1500 रुपये ले जाने लगा। सीमा बहुत खुश रहने लगी। मोहन ने उसे बताया कि अब वो फैक्ट्री का काम छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया है और रोज़ इतने ही पैसे लाएगा। धीरे धीरे उसका परिवार भी खुशहाल दिखाई देने लगा। 2-3 महीने के बाद चंदा चौराहे पर दिखाई देना बंद हो गई और मोहिनी का राज चौराहे पर हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। अब तक मोहन मोहिनी के रूप में पूरी तरह जम चुका था, किंतु एक दिन एक वैन चौराहे पर आकर रुकी। मोहन उसकी ओर लपका। तभी वैन के दरवाजे खुले और कुछ किन्नर उसमें से बाहर निकले। उन्होंने मोहन से कुछ बातचीत की। हालांकि चांद मोहम्मद ने मोहन को सब कुछ सिखाया था, असली किन्नरों से सामना होने पर बचाव के उपाय भी बताए थे, लेकिन असली किन्नरों को देखकर वह घबरा गया। किन्नर समझ गए कि ये नकली है। हाय हाय, अपनी माँ के कसम, साले हरामजादे, हमारा नाम बदनाम करता है। और उन्होंने वहीं मोहन को लात भूसों पर रख लिया। बहुत शौक है ना तुझे हिजड़ा बनने का, चल हरामजादे, अब हम तुझे हिजड़ा ही बनाएंगे। उन्होंने उसे अपनी वैन में डाला और अपने निवास, जिसे वे हवेली कहते थे, पर ले गई। उन्होंने उसे ले जाकर अपनी गुरु के सामने डाल दिया। गुरुजी की उम्र 70 साल के आसपास लग रही थी। वह लकड़ी के एक दीवान पर पसरी हुई थी। पान सुपारी से मुंह भरा हुआ था और इत्र की महक दूर से ही आ रही थी। मोहन बुरी तरह डरा हुआ था। वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहा था, पुनः ऐसा काम ना करने की दुहाई दे रहा था, लेकिन किसी पर असर नहीं हो रहा था। वह लहूलुहान हो चुका था, परंतु किन्नरों को कोई दया नहीं आई। वे अब भी रह रहकर उसकी धुनाई कर रहे थे। किन्नरों से सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी ने मोहन को किन्नर बनाने का आदेश दे दिया। मार खाकर अधमरे हो चुके मोहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे एक अंधेरे कमरे में पटक दिया गया। जब उसे होश आया तो उसे ज़बरदस्ती नहलाया धुलाया गया और नंग धड़ंग ही एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। कमरे में पहले से ही 10-12 किन्नर बैठे हुए थे। वे मोहन को भद्दी भद्दी गालियाँ निकाल रहे थे। वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी थी जो खाली पड़ी थी। कुछ देर बाद गुरुजी आई और उस कुर्सी पर बैठ गई। मोहन को किन्नर बनाने का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। अनुष्ठान शुरू हुआ। कुछ किन्नरों ने मिलकर मोहन को पकड़ लिया। एक किन्नर ने तेज धार चाकू उठा लिया था। कुछ किन्नरों ने घाव पर थूकने के लिए अपने अपने मुंह में पान दबा लिए थे। घाव पर लगाने के लिए बबूल कीकर की राख और नीम के तेल की शीशी भी वहाँ रखी हुई थी। मोहन को अपनी मौत नजर आने लगी थी। अपनी कहानी सुनाते हुए मोहन एक बार फिर चुप हो गया। उसने सीमा से पानी मांगा। सीमा की नज़रें मोहन की जांघों के बीच लगी थी। वह कुछ चिढ़ने की कोशिश कर रही थी, परंतु लुंगी के कारण कुछ भी निश्चित नहीं हो सका। उसे सुनाई ही नहीं दिया कि मोहन ने उससे पानी मांगा है। मोहन ने उसे झकझोरा, तब वह चेतन हुई। उसने पानी लाकर मोहन को दिया। मोहन ने 2 गिलास गले के नीचे उतारे। सीमा अभी भी अनमनी सी थी। उसकी आंखों में किसी अनहोनी की आशंका घिर आई थी। उसकी नज़रें एक बार फिर मोहन की लुंगी पर जम गई। सीमा के मनोभावों से परे मोहन ने आगे बताना शुरू किया। बुचरा देवी की जय से वह कमरा रह रहकर गूंज रहा था। किसी भी क्षण गुरुजी के इशारे पर मोहन किन्नर बनने वाला था। मोहन सोच सोच कर ही काँप रहा था। अब तक वह यह समझ चुका था कि गुरुजी ही उसे बचा सकती थी। उसने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। वह जोर से चिल्लाया, गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बच्चों को भूखों मरते नहीं देख पाया। मैं सच कहता हूँ, मैं गरीबी से दुखी होकर एक मित्र के उकसाने पर वो गलत काम करने लगा था। आपको मेरी पत्नी और 4 बच्चों का वास्ता, मुझे छोड़ दीजिए। पता नहीं कैसे उस शोरगुल में मोहन के शब्द गुरुजी के कानों से जा टकराए। गुरुजी ने इशारे से उसे छोड़ने के लिए कहा। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी ने घूर कर मोहन को देखा। उनकी नज़रें देखकर मोहन अंदर तक काँप गया। फिर भी उसने हिम्मत कर अपनी सारी कहानी गुरुजी को बता दी। गुरुजी सोच में पड़ गई। फिर बोली, हम इसकी गलतियों की सज़ा इसकी पत्नी और बच्चों को नहीं दे सकते। गुरुजी की आज्ञा से अनुष्ठान बंद कर दिया गया। हाय हाय हरामजादे, बड़ा भाग्यशाली है तू। कुछ किन्नरों ने अभी भी 1-2 लाते उस पर चला ही लेकिन इसे सज़ा जरूर मिलेगी। अब से लेकर 6 महीने तक ये अपने परिवार से दूर हमारे पास रहेगा। ये 6 महीने तक पूरी तरह किन्नरों का जीवन जिएगा। ये हमारी हवेली में नौकर बनकर रहेगा।
हमारे साथ बधाई लेने जाएगा। अगर इस बीच इसने अपने परिवार से मिलने या भागने की कोशिश की तो इसे किन्नर बना दिया जाएगा, गुरुजी ने घोषणा की। मुझे आपका आदेश मंजूर है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोहन ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। इधर सीमा ने जब यह सुना तो उसने चैन की सांस ली। उसने कसकर मोहन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। चल अब सो जा, तड़का होना ही वाला है, सीमा ने कहा। अब उसके स्वर में चिंता नहीं थी, अब वह निश्चित थी। अरे आगे की कहानी तो सुन ले, मोहन बोला। तू मेरे पास सही सलामत लौट आया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो मुझे जानना था मैंने जान लिया, अब आगे मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। बुरा हो उन हिजड़ों का, क्या हाल कर दिया है तेरा। नहीं सीमा, उन्हें मत कोस। मेरे साथ जो कुछ हुआ वह मेरी गलती की सज़ा थी। तुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरी गलती कितनी भयंकर थी। फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया, यह उनकी भलमनसाहत थी। सीमा आश्चर्य के साथ मोहन को घूर रही थी और मोहन कहे जा रहा था, वे भी इंसान हैं हमारी तरह। जैसे हमारी दुनिया है ना, वैसी ही एक दुनिया उनकी भी है। उनकी हंसी खुशी नाच गाने के पीछे बहुत बड़ा दर्द है सीमा, अपनों से दूर होने का दर्द। अपनों से दूर होने का दुख क्या होता है ये मैंने तुम लोगों से दूर रहकर जाना। न जाने क्यों मोहन की आंखों के कोर गीले हो गए। उसने सीमा को कसकर भींच लिया और अनायास ही उसकी नज़रें अपने बच्चों की ओर उठ गई। कुछ देर रुककर मोहन फिर बोला, हमें लगता है कि वे अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन उस हवेली के उन हिजड़ों के साथ 6 महीने बिताकर मैंने जाना है कि उनका जीवन नरक के समान है। पूरी तरह आदमी या औरत ना होने की पीड़ा तू कभी नहीं समझ सकती सीमा। मैंने अपनी आंखों से उनकी व्यवस्था देखी है, उनका रोना देखा है, अपने माँ बाप घर परिवार के लिए तड़पते देखा है। कुछ क्षण वह रुका। उसकी आंखों में वह दृश्य घूम गई जब चमेली, शिल्पा, श्रीदेवी, माधुरी और जूही आदि ने उसके साथ अपने मन की बातें साझा की थी। उन्होंने मोहन को बताया था कि किस प्रकार उनके अपनों ने ही उनको छोड़ दिया था और रोते बिलखते समाज के ताने और अत्याचार सहते वो गुरुजी के पास पहुंची थी। सब कुछ उसने सीमा को बताया। उनका यही दर्द, यही तड़प उनकी दुआओं को असरदार बनाती है। उनकी दुआएं लेने के लिए दुनिया अपनी झोली फैलाए रहती है, परंतु यही दुनिया उन्हें अपने साथ जीने का अधिकार नहीं देती। पता नहीं क्यों उनसे इतनी नफरत करता है हमारा ये समाज। ये तो होते ही नफरत के लायक हैं। पहले के जन्मों के पाप हैं जो इस जन्म में हिजड़े बने हैं। तू उनके साथ 6 महीने बिताकर आया है ना, जादू कर दिया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर। सीमा अब आवेश में थी। जो खुद अपने आप में जादू हो वो किसी पर क्या जादू करेंगे। पर हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि प्रकृति ने बहुत नाइंसाफ़ी की है उनके साथ। मात्र एक अंग ना होने की कितनी भयंकर सज़ा मिली है उन्हें, ये मैंने देखा है। इन 6 महीनों में मैंने उनके दुख दर्द को समझा है, उनकी इंसानियत को देखा है, उनकी एकता, आपसी प्रेम और भाईचारे को देखा है। मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ, ये क्या कम बात है। सोचो, यदि उनमें इंसानियत ना होती तो वे मेरे साथ क्या करते। सीमा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। मोहन कुछ क्षण रुककर पुनः बोला, मैं जब गुरुजी की सेवा करता था तब मैं उन्हें तेरे बारे में और अपने बच्चों के बारे में बताता था। वे तुम सबको वहीं से बहुत दुआएं देती थी। आज जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उन्होंने कपड़े लत्ते और पैसों गहनों से थैला भरकर तुम लोगों के लिए दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं और योग्य बनाऊं। तुम नहीं जानती सीमा, गुरुजी कितनी महान है। मैं उन हिजड़ों के उपकार को कभी नहीं भूल सकता सीमा। सच बताऊं, हिजड़े वो नहीं है, हिजड़ा तो हमारा समाज है। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। मोहन और सीमा की आंखें भारी होने लगी थी। जब सुबह मोहन की आंखें खुली तो सीमा बच्चों को तैयार कर रही थी। सभी बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत खुश थे। मोहन ने चारों बच्चों को एक साथ अपनी बाहों में भर लिया। उसने सीमा से पूछा, तुम सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। हाँ, लेकिन हम नहीं, तू भी। लेकिन कहाँ। हवेली, गुरुजी और तेरे नए दोस्तों से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और दुआएं लेने, सीमा ने कहा। मोहन के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का आपने इस कहानी के लिए समय दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर
रूबरू के पूरे रूबरू मंच की पूरी टीम को, पूरे दल को, इरशाद राही जी को, अजहर हुसैन जी को और रेणुका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।